अस्सलामुअलैकुम folks, दिस इज दाऊद अली खान एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, दैट इज सिस्टम। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बना रखी हैं जो कि सीरीज के साथ हैं। सबसे पहली वीडियो थी इंटरेस्ट के बारे में और दूसरी वीडियो थी ज़कात के बारे में। पहली वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट किस तरीके से हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, किस तरीके से द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअर। और दूसरे सिस्टम मैंने बताया था कि इस तरीके से ज़कात अगर सेंट्रलाइज हो जाए और ज़कात को अपनी फुल पोटेंशियल मिल जाए, जो कि होना चाहिए, तो 70,000 करोड़ जो कि सालाना ज़कात दी जाती है वो किस तरीके से डेड इन द वाटर है, क्यों इस्तेमाल नहीं हो पा रही, बिकॉज ऑफ द सिस्टम। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं कि यार जब ज़कात जैसी चीज को फुल पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा है, जब इंटरेस्ट जैसी वाहियात चीज को जो कि इतनी इमोरल है, जिससे इतनी घटिया हरकत वजूद में आ रही है, तो उस चीज को सिस्टम रोक क्यों नहीं रहा है? व्हाई द सिस्टम इज अलाउइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स? वेल, किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की जरूरत पड़ती है, और इस केस में हमारा जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर, हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम करता है। वेल, सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली किस फ्रेमवर्क पे काम करता है, दैट इज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो किस जैसा आप बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो किस बेस पर काम करता है, दैट इज सेकुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर काम करता है, वो सेकुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम को अलाउ करता है। तो बेसिकली यही हमारी चीज है और यही हमारी बोन ऑफ कंटेंशन है। कैसे आगे बढ़ते हैं? आपको मालूम है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ये बताती हो कि ये चीज इमोरल है, which means there is nothing like morality in our constitution। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रहा मेरा इंटरव्यू जो कि मैंने एक लॉयर के साथ करा था। हर नेम इज अंजलि दुवेजा एंड शी वाज वेरी फैंटास्टिक लॉयर। उन्होंने खुद एडमिट करा इस बार को लेके कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज मॉरल या इमोरल नहीं कंसिडर करी जाती, बस लीगल और इलीगल करी जाती है। मतलब अगर कोई चीज लीगल है तो वो लीगल है, चाहे वो कितनी ही इमोरल क्यों ना हो। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ कि अंजलि मेरी बहन है और हमारी बहुत अच्छी कलीग हैं और काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट लिबरल वुमेन हैं, जो कि आज के टाइम पर बहुत अच्छी बात है होना। और लड़कियां जो कि इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली होती हैं बहुत कम देखने को मिलती हैं, इसलिए मैंने इनको चॉइस रखी क्योंकि ये अच्छी तरीके से समझा भी सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस अंजलि। और अंजलि आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं, उसके बाद हम जल्दी से डेवलप करेंगे इन द वीडियो, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, तो मैं नहीं चाहता आपकी टाइम वेस्ट करना ज़्यादा। जी। First of all, thank you so much for such a beautiful introduction. Thank you so much. थैंक Well, यू। my name is अंजलि दुरेजा हम्म। और मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड। आपने कहा कि मैं लिबरल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। मैं लिबर्टी इंडिपेंडेंस में बिलीव करती हूँ और मैं करंटली क्रिमिनल पे स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ। आगे होप रखती हूँ जुडिशरी का एग्जाम देकर यूपी में ही जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर कर सेटल होने की जज की प्लेस पे। इंशाल्लाह हैं मेरे बेसिक सवाल हैं और मुझे चाहिए था कि कोई बंदा बता दे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू प्लीज डिफाइन व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के बारे में मैंने जितना जानता हूँ वो थोड़ा बहुत, क्योंकि हम इसे क्रिस्प रखेंगे क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो और बहुत मुश्किल से टाइम आया, तो इसलिए डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब बेसिकली मैंने जहाँ तक समझा है वो ये है कि टू गिविंग द लॉ मेकिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप इसको थोड़ा करेक्ट कर सकती हैं और कुछ भी मॉडिफाई कर सकती हैं इसके अंदर। देखो, I first of all you tell me in what language are you comfortable? I should be स्पीक इन हिंदी, तो क्योंकि जो व्यूअर्स होंगे वो थोड़ा जल्दी गेट इट। डेमोक्रेसी बेसिकली जिसका मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में हम लोगों को स्वतंत्रता देते हैं, माय गॉड, ज्यादा हिंदी हो रही है। उसके लिए उनको फ्रीडम देते हैं कि वो हाँ अपने हाँ, ठीक 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 है। अपने सियासतदान, अपने जो लीडर्स हैं उनको खुद इलेक्ट कर सकें, ठीक ठीक पावर्स वो बना सकें। हम कहते हैं जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो सबसे पहले फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ठीक ठीक। लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। सही है। ठीक है। डेमोक्रेसी से हम बेसिकली इतना समझ सकते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों ने खुद इलेक्ट करी हो, अपने लिए इलेक्ट करते हैं लोग गवर्नमेंट, अपने लिए रूल्स बना सकते हैं उसके अंदर। ठीक बहुत ठीक ठीक। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी से बेसिकली मैं तो इतना ही समझती हूँ। और अगर आप बहुत छोटे स्तर पे समझना चाहें हम्म तो इतना कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी आपकी अपनी बनाई हुई सरकार है, आपके हम्म। अपने हाथ में। हाँ, बाय एंड लार्ज वही चीज हो रहेगी। फेयर हम्म इनफ, बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा, डेमोक्रेसी के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता था, मेजॉरिटी रूल फिर क्या होता है? उससे भी थोड़ा उसे भी डिफाइन करते हैं व्यूअर्स के लिए कि मेजॉरिटी रूल किसे कहते हैं डेमोक्रेसी में? मेजॉरिटी रूल वही होता है जहाँ पे मतलब जब हम एक सत्ता बनाने जाते हैं तो हुँ, डेमोक्रेसी में क्या होता है, वोटिंग करते हैं। सही, मेजॉरिटी रूलिंग होती है जिसके ऊपर ज्यादातर लोग वोट करते हैं। जिसे ठीक। ज्यादातर लोग वोट करेंगे हुँ, वो इलेक्ट हो जाएगा, उसके हाथ में पावर आएगी, वही अपनी सरकार बनाएगा। वही ठीक। होता है मेजॉरिटी रूल। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट? हम कह सकते हैं पार्शियली कि ये डेमोक्रेटिक है और मतलब हुँ, बेसिकली हुँ, हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते हैं शुरू से। तो जो ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने बेसिकली अलग अलग टाइप्स की कंट्रीज़ से कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद नहीं बनाया, हमने अलग सही, अलग कंट्रीज से बोरो किया है सही, अपने हिसाब से, जो सही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिट होता है, जो हमारी लोगों की इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर के साथ में फिट बैठता है। हमने उस हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। मेकर्स ऑफ द सही। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ड्रॉ किया है हुँ। और उसके बाद आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने। थैंक यू सो मच। तो मतलब हम कह सकते हैं पार्शियली, आपने एक वर्ड यूज़ करा कि पार्शियली डेमोक्रेटिक है, तो हम्म। पार्शियली डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? क्योंकि व्यूअर्स को समझ आए थोड़ा कि अगर पार्शियली डेमोक्रेटिक है तो बाकी का पार्शियली क्या है? पार्शियली डेमोक्रेटिक है, देखो। हाँ, पावर्स होती हैं, एक होती है ऑटोनोमस और एक सही, होती है लिमिटेड। हम हाँ। अगर किसी के हाथ में ऑटोनोमस पावर्स दे देंगे, बिल्कुल हुँ, जैसे हुँ, हम कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की जो सरकार है वो सिर्फ लोगों की सरकार है, ठीक है, अगर सही, हम उनके हाथ में पावर्स दे देंगे हुँ, तो वो क्या करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे उस सत्ता का, ठीक, गलत इस्तेमाल करेंगे उन सब चीजों का, इसलिए पार्शियली डेमोक्रेटिक है। फुल्ली सही, ठीक है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुल्ली डेमोक्रेटिक, मैं अपने स्तर पे अपने हिसाब से ये कहूंगी कि फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक। इसीलिए नहीं है क्योंकि हुँ, हम किसी को भी, किसी सियासतदान, हम किसी लीडर को या हम किसी इंसान को भी पूरी पावर्स दे देंगे तो वो उसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल करेगा, इसलिए ठीक, मेरा ठीक। फिलहाल ये टॉपिक से थोड़ा ऑफ जा रहा था कि फुल्ली डेमोक्रेटिक और पार्शियल डेमोक्रेटिक, इसलिए मैं अभी इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो हमारा ये है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसी से हमारा सिस्टम रन होता है। और तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसा आपने बताया सोशल वेलफेयर, आपने एक वर्ड बोला, तो इसके अंदर एक चीज़ मोरालिटी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट मोरालिटी? First of all, Constitution does not speak anything about morality. थैंक यू। No word is given no such word is given morality, no such word is given morality. हुँ, But अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के सेक्शंस देखेंगे, हुँ, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट हुँ, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, हुँ, ये सब राइट्स स्टेट ने हमें दिए हैं। और सही, मोरालिटी होती क्या है? हुँ, मोरालिटी मोरालिटी और वैल्यूज दो अलग अलग चीजें होती हैं। वैल्यूज होती ठीक, हैं जो इंसान की पर्सनल होती है, मोरालिटी होती है जो स्टेट हमसे चाह रहा होता है कि हम रखें अपने अंदर, किसी के लाइक किसी के लिए आपके अंदर क्या भावना है, वो होती है मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कुछ मोरालिटी के बारे में बात नहीं करता है, बट मोरालिटी एक बहुत जनरल सेंस का वर्ड है। थैंक यू सो मच फॉर द बेसिक थिंग इज़ देयर इज़ नो मोरालिटी। अब हमने एक बात करी वैल्यूज़ की, तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा, जैसे कि अगर कोई बंदा बोले कि भई प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है? अगर मैं बात करूँ प्रोस्टिट्यूशन की, तो प्रोस्टिट्यूशन जो ऑन इट्स ओन है, अगर हम ब्रोथल वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ प्रोस्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और वो भी कंसर्न के साथ, तो दिस इज़ लीगलाइज़्ड इन इंडिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, prostitution is legal in India. हुँ, हुँ, It is legal in India. Prostitutes के पास अपना राइट है। हुँ, As far as prostitution is considered or concerned, हुँ, अगर इंसान अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से prostitution कर रहा है सही, तो वो चीज बिल्कुल वैलिड है। ठीक है। क्योंकि हाँ। उसके मॉरल वैल्यूज़ उसके साथ हैं। मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन, आप इसको देखते हैं कैसे? इसके ऊपर मैं आपके जर्नल व्यूज़ जानना चाहूँगा और आपका ओपिनियन भी जानना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। उसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर अगेन कमिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, लेट्स सपोज़ कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, आई एम एन एडल्ट और मेरे पास खुद का राइट है अपने डिसीज़न्स लेने का। अगर मैं किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाता हूँ और उसके कंसर्न के साथ, उसकी परमिशन के साथ, किसी भी बिना लीगल राइट को तोड़ते हुए, लीगल लॉ को तोड़ते हुए, आई हैड अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, तो इस इंटीमेसी के अंदर कोई चीज़ इल्लीगल हुई बिल्कुल। क्या?
प्रोस्टिट्यूशन वैलिड है, अपनी बीवी को चीट करना वैलिड नहीं है। नहीं तो फिर प्रोस्टिट्यूशंस के पास कौन कैसे, फिर प्रोस्टिट्यूशन कैसे वैलिड हुआ? प्रोस्टिट्यूशन वैलिड है क्योंकि प्रोस्टिट्यूट्स के पास राइट है कि वो अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू कर सकें। बिना कस्टमर्स के बिजनेस कैसे आएगा? जरूरी नहीं है कि वो जो कस्टमर्स हैं वो मैरिड ही हों। मोस्टली तो होता है। ठीक है, हम कुछ केसेस में कंसिडर कर सकते हैं कि मतलब आप आपकी तो बात ही फिर ऐसी है ना। आप एक बात बताइए, या तो बात प्रोस्टिट्यूशन वैलिड है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपनी बीवी को चीट करना तो वैलिड नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर यही चीज एक फीमेल करती है इंडिया में तो फिर मोरालिटी, वैल्यूज, चीटिंग, सब फ्रॉड, आना है ये सब। सब चीजें यहाँ आ पे इस जाती हैं। वक्त मैं ठीक कोई है, जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं दोनों को आप, हाँ। मैं चाह रहा हूँ आप जवाब भी ऐसे दें कि दोनों को एक रख के दें, ताकि इसलिए sorry। तो मैं बेसिकली ये कहूंगी कि देखिए, आप किसी भी लॉ के अंडर मैरिज करते हैं तो सबसे पहली बात तो यही है कि हर लॉ प्रोहिबिट करता है कि आप चीट करें उस इंसान को जिसके साथ आप शादी के रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, और एज फार एज प्रोस्टिट्यूशन इज कंसर्न, ये सब चीजें बहुत अलग चीजें हैं। कंसेंट इज द फर्स्ट थिंग। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है कि जो हस्बैंड होता है या फिर जो जो भी स्पाउस होता है, हस्बैंड या फिर वाइफ, XYZ, वो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के कंसेंट से जा रहे होते हैं प्रोस्टिट्यूशन के पास, मेनली इन द केसेस ऑफ द मेल। हाँ, आप बेसिक बात है। आप वो बेसिकली आपकी पर्सनल चॉइस है। दिस इज समथिंग, द मैटर ऑफ फेथ, समथिंग, द मैटर ऑफ फेथ। आपका पर्सनल रिमार्क मैं लेना चाहता हूँ, अगर मैं ये काम करूँ तो मैंने कोई काम इलीगल तो नहीं करा है। आप मुझे क्या कहना चाहेंगे एज अ भाई? मैंने आपको बताया कि मैं आपका भाई हूँ, तो आपको अगर कभी पता चला कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहा हूँ देखिए, और सबसे पहली बात तो मेरे भाई अपना, के हाँ अपने मतलब अपना पर्सनल बताना। देखिए, मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करती हूँ। मुझे अपने भाई की तरबियत पर भरोसा है। अपनी एक फेथ उसकी बात है, मतलब अगर मान लीजिए मैं ये काम करूं और ठीक है, मैंने आपको अपनी बहन बोला है और आपको पता चलता है कि यार दावर एक बंदा मैरिड है और वो ये काम कर रहा है, तो आप मुझसे यही बोलोगी कि भाई, मतलब आप भी मुझसे नहीं कहोगे तूने कुछ इलीगल करा है, ठीक है, आप मुझसे यही कहोगे यार तुमने कुछ गलत करा है और तुम्हें फेथ, मतलब आपको बेसिकली अपना मुझ ज़मीर झाँक के देखना हाँ चाहिए। एग्जैक्टली हमें फाइनली जो हमें इस चीज का जो फैसला करना होगा वो अपने जमीर पे करना होगा, बिकॉज एज यू मेंशन देयर इज नो सच थिंग एज मोरालिटी, देयर इज नो सच थिंग एज डिग्निटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनली यही मैं चीज बताना चाह रहा था लोगों को कि थोड़ा बहुत सिर्फ ये नहीं कर सकते कि आप भाई ये चीज लीगल है तो मैं कर रहा हूँ। चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके। अगर आप उसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो तब आपको समझ आएगा। मैं एक लॉ हम्म। की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे हम्म। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या कोई गलत जानकारी मैंने दी हो तो वैसे हाँ तो मुझे लगता नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल कुछ नहीं। हुआ है। हमें मालूम है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी और कोई नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक थैंक यू सो मच। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज़ मॉरल या इमोरल नहीं होती है, हर एक चीज़ लीगल या इलीगल। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैं एक मैरिड इंसान किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाता हूँ जो कि एडल्ट है और उसके कंसर्न के साथ उसके साथ इंटीमेट होता हूँ, तो मैंने अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करा, उसने अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, कोई भी चीज़ इलीगल नहीं हुई है। लेकिन व्हाट अबाउट माय वाइफ? उसकी फ्रीडम का क्या? उसने उसकी क्या गलती थी इसमें? अब सोचो ज़रा, मैं अपनी वाइफ के पास जाके बोलूँ क्या मैंने कोई चीज़ इलीगल तो नहीं करी है? ये बात मैंने वहाँ बोली थी। तो वहां पर उन्होंने जवाब दिया कि आपका ज़मीर और ईमान होगा। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिना ज़मीर और ईमान के सोसाइटी नहीं चलती है। तो जब बिना ईमान के सोसाइटी चल नहीं सकती तो फिर सेकुलर डेमोक्रेटिक की ज़रूरत ही क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज़, अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि यार देखें दावर, यू आर जस्ट ब्रैगिंग अबाउट इट। देखिए, इस चीज़ को अच्छी तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रोस्टिट्यूट के पास वो जाएगा जिसको छुप कर अपनी इस नीड को पूरा करना है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा अपनी वाइफ को लॉयल है, उसकी वाइफ है, तो वो अपनी वाइफ के पास जाएगा, उससे उसके साथ लॉयल रहेगा, उसे प्रोस्टिट्यूट की जरूरत ही नहीं। तो दो तरीके के लोग प्रोस्टिट्यूट के पास पहुंच जाते हैं, जो कि माइनर है, दूसरे जो कि चीट करते हैं अपनी वाइफ। अब इन दोनों ही केसेस के अंदर आप मुझे बताएं कि जो इंसान अपनी वाइफ को चीट करने के लिए जा रहा है वहां पे, तो उसकी वाइफ की उसमें क्या गलती है? उसकी वाइफ की फ्रीडम का क्या, ये सिस्टम के पास क्या सॉल्यूशन है उसकी वाइफ की फ्रीडम के लिए, जो कि सप्रेस करी जा रही है? वेल, आप लोग कह सकते हैं कि हाँ रावल, लेकिन बहुत से लोग अपनी वाइफ के कंसर्न के साथ भी जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं, देयर इज नथिंग लाइक। अगर आप ये बोलें पहले आप ये चीटिंग नहीं है, ये अपनी राइट्स का इस्तेमाल कर रहा है, अगर ये चीटिंग नहीं है तो प्रोस्टिट्यूट को अपने घर पे लेकर आके अपनी वाइफ के सामने इंटीमेट हो जाए। पर नहीं, वैसा नहीं हो रहा, वो अपनी वाइफ को छुपा के कर रहा है। तो यानी जो माइनर है वो भी छुपा के जा रहे हैं और जो मैरिड है वो भी छुपा के जा रहे हैं।
तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर। तो अब जो लोग ये कह रहे हैं कि अपनी वाइफ के कंसर्न के साथ भी वहां पे वो जा सकते हैं, देयर इज नथिंग प्रॉब्लमेटिक अबाउट इट। तो मुझे सिर्फ इतना पूछना है, अगर अपनी वाइफ की कंसर्न के साथ एक बंदा कंसर्न अगर अपनी वाइफ के कंसर्न के साथ एक बंदा प्रोस्टिट्यूट के पास जाके इंटीमेट हो सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं पूछना चाहूंगा, तो आप लोगों को मिर्ची क्यों लगती हैं जब एक इंसान व्हेन ही विद हिज विद द कंसर्न ऑफ हिज वाइफ ही वांट्स टू गेट मैरिड टू अनदर वुमन? पॉलीगैमी में क्या बुरा है फिर? अगर वो गलत है तो ये सही कैसे, और ये सही है तो वो गलत क्यों? कॉन्ट्रडिक्शन एक्सप्लेन करना प्लीज कमेंट में आके। खैर आगे बात करते हैं। तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जैसे हमें पता है कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज मॉरल नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक मोरालिटी इन दैट। अगर कोई इंसान किसी सिस्टम के पास मोरालिटी है ही नहीं तो जस्टिस कैसे सर्व करेगा? जस्टिस इज द टॉप मोस्ट मॉरल। अगर किसी बंदे के पास मोरालिटी ही नहीं है तो वो जस्टिस नहीं देगा, वो सिर्फ मेजोरिटी को देखेगा और कह देगा ठीक है, जो मेजोरिटी कह रही है वो सही है, और दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज बाय द वे। तो वेल हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी और सेकुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम निकला कहां से। उसका जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, दैट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपको मालूम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में कैसे आया? थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जब ब्रिटेन जो था इंडिया के ऊपर आया था, तो आपको पता है इंडिया की जीडीपी कितनी थी? 25 से लेकर 35%। और जब ब्रिटेन इंडिया को लूट के यहां से गया है तो कितनी जीडीपी छोड़ के गया? 2% जीडीपी। ऐसा वो कैसे कर पाया? कैसे वो एक कंट्री पर आ सकता है जिसके पास 25 से लेकर 35% जीडीपी है और फिर उसको लूट के वापस जा रहा है विद 2% जीडीपी वहां पे छोड़ के, और आज भी उसको कोई इंसान ये इमोरल या इमोरल कंसिडर नहीं कर रहा, हालांकि आज भी उसे एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। क्यों हो पाया ऐसा? आपको पता है? आंसर इज क्योंकि उनके सिस्टम ने अलाउ कर रखा है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि इस सब चीज, अब मैं किसी के इंसान को चोरी करा जाएगा, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कोई लड़का किसी लड़की को छेड़े, तो जब मैं उसे मॉरल कंसिडर कर, मेरे अंदर मॉरलिटी होगी तो मैं कंसिडर करूंगा भाई ये तो गलत कर रहा है। पर जब मॉरलिटी ही खत्म हो जाए, जब आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही समझना बंद कर दें, तब ये चीज आएगी। आपने जो सवाल आपके दिमाग में आया होगा ना, यार इंटरेस्ट अगर इतनी बकवास चीज है, इतनी चीज है, तो फिर वो इस तरीके से वर्क कैसे कर पा रही है? आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि इंटरेस्ट गलत है और प्रॉब्लमेटिक है, इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कंसिडर ही नहीं करा जा रहा हमारे सिस्टम में, इसलिए गरीबों को मरने दो, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही नहीं है, दैट इज लीगल। ओके, फिलहाल आगे बात करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरीके का इस्तेमाल ब्रिटेन ने भी कुछ करा था। ब्रिटेन जब इंडिया के ऊपर आगे जुल्म कर रहा था, तो उसने इस जुल्म करने के लिए सिस्टमेटिक अप्रोच को एस्टेब्लिश करा, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का उसने नाम दिया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। और उसके तहत उसने इंडियंस को लूटना शुरू करा, और क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द लॉ हो रहा था तो वायलेशन ऑफ लॉ भी था नहीं, और इसलिए कोई चीज इलीगल नहीं हो रही थी। अब जो इंसान इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जिसमें से नाम है भगत सिंह का और सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद जैसे बहादुर लोगों का, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, तो आपको पता है क्या हुआ? उसी सिस्टम के तहत उनके ऊपर सेडेशन का चार्जेस लगा के उनको सिस्टमेटिकली फांसी की सजा सुना दी गई। यानी ये सेडेशन का जो आपको कानून दिखता है ना आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो वहीं से उठाया गया है। उस टाइम पे ब्रिटेन अपने आप को टॉप पे रखने के लिए और जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाते थे उनको सेडेशन का चार्ज रख के उनको अंदर डाल दिया, एंटी नेशनलिस्ट उनको कह दिया जाता था। आज भी सरकारें इस हथियार का इस्तेमाल कर रही हैं। कोई भी इंसान अगर आज के टाइम पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहे और किसी जुल्म के खिलाफ कुछ बोलना चाहे तो उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। खैर, मैंने कुछ नहीं बोला। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे पास फ्रेमवर्क है, आपको पता है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का इसका फ्रेमवर्क है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। अब ये जो इंडियन पीनल कोड है, ये मैकॉले ने इंट्रोड्यूस करा था। अब मैकॉले जो लॉर्ड मैकॉले थे, उन्होंने जब इस चीज को इंट्रोड्यूस करा, इंप्लीमेंट करा इंडिया के ऊपर, तो उसका रीजन क्या था पता है आपको? किसके लिए उन्होंने ये लॉ बनाया था? ब्रिटेन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियंस के लिए नहीं बनाया गया था, ताकि ब्रिटेन यहां पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। और सेम आईपीसी उन्होंने आयरलैंड के अंदर भी लगाया था, जिसको आयरिश पीनल कोड बोलते हैं। वहां से उन्होंने सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया, ताकि ब्रिटेन यहां पर एक्सप्लॉइट कर सके लोगों को सिस्टमेटिकली, और कोई चीज गड़बड़ी ना आए। तो जो कानून बना ही आपको गुलाम बनाने के लिए था, उसी कानून से आप जस्टिस की तवक्को करें, तो दिस इज समथिंग विच इज ऑक्सीमोरॉन। वेल वेल वेल, ये कानून जो ब्रिटेन ने बनाया था, ये कानून ब्रिटेन के जाने के बाद भी वही कानून चलता आ रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो पढ़ के देखें आर्टिकल नंबर 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कानून और जो रूल्स यहाँ पर मौजूद हैं ब्रिटेन के जमाने में, वो रूल्स ब्रिटेन के जाने के बाद भी लगे रहेंगे, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम।
कि जो गुलाम बनाने के लिए हमें कानून बनाए गए थे, वही कानून आज हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं ताकि हम गुलाम बन सकें। अब मज़े की बात जो है, जो सोचने वाली है, याद है अभी मैंने एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया था कि भई अगर एक इंसान जो मैरिड है, वो अपनी प्रोस्टिट्यूट के पास जाके इंटीमेट होता है और अपनी वाइफ़ के सामने जाके बोले कि यार मैंने कोई चीज़ इल्लीगल तो नहीं करी, तो आप उसको कैसे जस्टिस दिलाएँगे? आप उससे ये नहीं कहेंगे तूने इल्लीगल या लीगल करी है, तो आप उससे कहेंगे तूने गलत करा है और आप जो उसे गलत कह रहे हैं, वो आप अपने ईमान के बेस पे कह रहे हैं कि तेरा जैसे जिनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने भी बोला कि यार हम तुमसे कहेंगे कि तुमने कोई चीज़ इल्लीगल या लीगल तो नहीं करी है बट व्हाट अबाउट योर ईमान? तुमने अपने ईमान बेच के ये काम करा है। एग्ज़ैक्टली दैट्स माय पॉइंट कि अगर ईमान से ही सोसाइटी चलनी है, सो व्हाई वी नीड अ सेकुलर सिस्टम? हम सेकुलर सिस्टम को क्यों यूज़ कर रहे हैं? व्हाई वी नीड अ सेकुलर सिस्टम जब ईमान से ही सारे फैसले होने हैं? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आफ्टर ऑल सेकुलर सिस्टम फेल्ड है पूरी तरीके से लोगों को जस्टिस दिलाने में, क्योंकि जस्टिस अपने आप में एक बहुत बड़ी मोरालिटी। फिलहाल, हु गिव द कॉन्स्टिट्यूशन? हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यस, आई नो हिम, आई एडमायर हिम, ही इज वन ऑफ द जेम्स ऑफ इंडिया। बट आपको पता है, मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर कोई काम करा और कोई चीज कही तो कुछ सोच समझ के कही होगी। ही इज वेरी लर्नेड मैन। पर मुझे अफसोस ये होता है जब उनकी आधी बातें छुपा दी जाती हैं। यस, यस, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उन्होंने 2 सितंबर राज्यसभा में 1953 में ये भी बोला था कि उन्हें पता था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल गलत तरीके से हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल है ये एक डेमोक्रेटिक निज़ाम। अगर आपने मेजॉरिटी को इन्फ्लुएंस कर लिया किसी एक बात को करने में जो कि गलत है, इमोरल है, तो वो चीज़ यहाँ पे लीगलाइज हो जाएगी। वो जानते थे इस चीज़ को, इसलिए उन्होंने बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल गलत भी हो जाएगा और गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए अगर इसका कभी गलत इस्तेमाल हुआ तो ये जस्टिस सर्व करने में फेल हो जाएगा एंड आई विल बी द फर्स्ट वन हु विल बर्न इट। ऐसा मैंने भीमराव अम्बेडकर साहब बोला। तो आपका जवाब आएगा कि देखा उन्होंने कहा था कि गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। जाहिर सी बात है, बेईमान लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो ईमानदार लोग होंगे, जिनके पास ईमान होगा, वो सही इस्तेमाल करेंगे। अगेन तो फिर सेकुलरिज्म की जरूरत ही क्या पड़ी? क्योंकि जो ईमानदार इंसान है वो अपनी मोरालिटी अपने ईमान से ले रहा। मैं भी यही चाहता हूँ, किसी की स्टेटमेंट्स हर्ट करना नहीं था, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि लोग क्वेश्चन करना सीखें, सही जगह पे, आर्ट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, सही क्वेश्चन उठाना सीखें ताकि सही सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड। समझ रहे हैं? मैं बस ये चाहता हूँ कि हम एक ऐसे निज़ाम में रहें जहाँ पे किसी का हक ना मारा जाए, ना किसी वाइफ का, ना हस्बैंड का, ना शौहर का, ना बीवी का, ना बच्चों का, ना बड़ों का, ना पेरेंट्स का, ना पड़ोसी का, ना औरत का, ना मर्द का, ना किसी का नहीं, ना राजा का, ना मजदूरों का। मैं सनो अमला, दैट्स ऑल आई वांट। इसके अलावा मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन था। इस वीडियो से एजुकेशन हासिल करें, क्वेश्चंस पूछें, वो क्वेश्चंस जो कि इंसान को बेटरमेंट की तरफ ले जाएं, इंसानियत को बेटरमेंट की तरफ। बस यही मेरा एक रीज़न है, एक मोटिव है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। सलाम।